माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत लोक महत्व के विषय की तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें। अध्यक्ष जी, मुझे लगता था कि यह जितना संजीदा विषय है उतनी संजीदगी से मुझे बोलने नहीं दिया गया, इसलिए मैं गृह मंत्री जी आपसे ज़्यादा कुछ ना पूछते हुए एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप तेलंगाना का बिल लेकर आइए। यह संसदीय बिल है। सदस्य जी, आपने कल यह अपील की थी कि हम जो बिल ला रहे हैं उन बिलों पर विपक्ष आकर साथ दे। आज मैं अपील कर रही हूँ, आप बिल लाइए, हम सब साथ देंगे और तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे और सरकार से बिल लाने के लिए अपील कर रही हूँ तो मैं सदन से भी अपील कर रही हूँ कि हमें तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों से एक अपील करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि मरे नहीं, बल्कि वे तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा। अध्यक्ष जी, तेलंगाना का इतिहास एक तरफ संघ की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विश्वासघात के प्रसंगों से भी भरा हुआ है। पता नहीं इस सदन में कितने लोगों को यह मालूम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन तेलंगाना उसके साथ आज़ाद नहीं हुआ। तेलंगाना 17 सितंबर 1948 को आज़ाद हुआ, यानी हज़ारों लोगों के बलिदान के बाद तेलंगाना को आज़ादी मिली। अभी वे आज़ादी की पूरी खुशी मना भी नहीं पा रहे थे कि उनके सिर पर आंध्र प्रदेश के साथ साथ विलय की तलवार लटक गई। वे लोग आंध्र प्रदेश के साथ विलय नहीं चाहते थे, इसलिए विरोध शुरू हुआ। 1953 में एक फजल अली कमीशन बैठा। उन्होंने कहा कि यह विलय उचित नहीं होगा और अगर विलय करना ही है तो एक चुनाव हो जाने दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, मैं उधर बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस विलय को बेमेल बताते हुए कहा था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विलय उसी तरह से है जिस तरह से एक भोली भाली लड़की की शादी एक शरारती लड़के से कर दी जाए। उन्होंने यह कहा था कि यह शादी नहीं चलेगी। जब यह भी शादी ना चले तो यह पति पत्नी की तरह अलग अलग हो जाएं। अध्यक्ष जी, तेलंगाना के लोगों के विरोधों के बावजूद विलय हो गया। विलय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, तरह तरह के नियम अपनाए, जैसे मुल्की नियम, फॉर्मूला नंबर 6, GO नंबर, गिगलानी कमीशन बनाया गया। महोदय, इतने उपाय किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि सारे उपाय कागज़ों में रह गए, धरती पर नहीं उतर पाए।
यह पुराना इतिहास इसलिए बताया क्योंकि मैंने पहले कहा था कि तेलंगाना के निर्माण में देरी हो रही है। शायद गृह मंत्री जी परेशान हो रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती थी, यह इतिहास बताना जरूरी था ताकि सदन को यह समझ आ जाए कि विलय की पृष्ठभूमि क्या है। अब मैं वर्तमान पर आ रही हूँ और वर्तमान शुरू करूँगी। 2004 में कांग्रेस का टीआरएस के साथ समझौता हुआ। इकट्ठे चुनाव मैदान में गए। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा ने करीमनगर की एक सभा में लोगों को आश्वासन दिया कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। लोगों ने विश्वास किया और झोली भर भर कर इनको वोट दिए। उसके बाद ये सरकार में आ गए। एक उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने वोट दिया। अध्यक्ष जी, मैं आज पहली बार तेलंगाना पर नहीं बोल रही हूँ। तेलंगाना का निर्माण मेरा हमेशा प्रिय विषय रहा है। आदर्श विरोधी पार्टी के नाते यह हमारा फर्ज बनाता है। पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आडवाणी जी हमेशा बोलते रहे और मैं बताऊंगी कि आडवाणी जी ने क्या बोला। अब मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते बोलती हूँ क्योंकि कोई नेता नहीं था जो यहाँ ना बोला हो। यह 9 दिसंबर की बात है और तेलंगाना के इतिहास की जिंदगी में 9 दिसंबर बहुत अहम है, इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूँ। एक संयोग बना कि 10 दिसंबर की रात को श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन है। 9 दिसंबर को आज के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम ने अर्धरात्रि को घोषणा की। वह घोषणा मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, 10 दिसंबर को जब सदन की बैठक हुई तब नेता प्रतिपक्ष आडवाणी जी खड़े हुए। आडवाणी जी ने कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे अवसर दे रही हैं। मैं सदन को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने सदन में जिस प्रकार आंध्र प्रदेश की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई और संसद को भी बधाई देना चाहता हूँ। जिन 2 बातों के बारे में सदन में कल चिंता प्रकट की गई थी, उन दोनों बातों का एक प्रकार से समाधान हो गया। हमारे देश में हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं। हर पार्टी चुनाव अभियान में जोर शोर से पूरे देश में भाग लेती है, परंतु पार्टियों के घोषणा पत्र में किसानों का कहीं जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि भारत की 60% आबादी कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों पर निर्भर है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तबके की उपेक्षा हो रही है। माना जा रहा है कि सभी दल अपनी ऊर्जा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित 250 सीटों पर ज़्यादा लगा रही है। इसलिए देश का पेट पालने वाले किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि एक तथ्य यह भी है कि पिछले 7 साल में देश के किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सर्वेक्षण के अनुसार कहा जा रहा है कि देश के 40% किसान खेतीबाड़ी छोड़कर
अन्य उद्योगों की ओर जाना चाहते हैं।